जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी सर क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का मैथ, जो कि चैप्टर 3 मिसलेनियस चैप्टर चल रहा है। दोस्तों आज इस चैप्टर को हम लोग पूरा के पूरा समाप्त करेंगे, क्योंकि इसमें के हम लोग 9 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के क्वेश्चन नंबर इसमें 15 तक के सवाल दिए हैं। ये 15 नंबर तक के क्वेश्चन को ख़त्म कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए ध्यान से हर एक क्वेश्चन को देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में देता है, एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं एक्स, वाई तथा जेड का उत्पादन करता है। कोई सामान का निर्माण करने वाला निर्माता है, जो भी मतलब वस्तुओं का निर्माण करता है, कोई भी चीज़ को बनाता है, उसको निर्माता कहा जाता है। तो कोई निर्माता है जो एक्स, वाई और जेड प्रकार के वस्तुओं का क्या करता है, उत्पादन करता है, जिनका वह 2 बाज़ारों में विक्रय करता है। उसको बना करके क्या करता है, 2 बाज़ार में ले जाता है बेचने के लिए। ठीक है, वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित है। बाज़ार 1 में वह कितना वस्तुओं को बेचता है, बताया गया है 10,000, 2,000, 1,800। और बाज़ार 2 में कितने वस्तुओं को बेचता है, 6,000, 20,000 और 8,000। नीचे देता है, यदि एक्स, वाई तथा जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य 2 रुपया 50 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा तथा 1 रुपया है, तो प्रत्येक बाजार में कुल आय आव्यूह बीजगणित की सहायता से ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में जो बाजार 1 में वस्तुओं को बेच रहा है, तो 3 प्रकार की उसके पास वस्तुएं हैं। एक वस्तु का नाम एक्स है, दूसरे का नाम वाई है और तीसरे का नाम जेड है। तो बाज़ार 1 में जो एक्स वस्तु को बेचा जा रहा है उसकी संख्या 10,000 है। जो वाई वस्तु को बेचा जा रहा है उसका संख्या 2,000 दिया गया है, और जो जेड वस्तु को बेचा जाता है उसकी संख्या 18,000 दिया है। इसी प्रकार से बाज़ार 2 में एक्स वस्तु की संख्या 6,000 है, यानी बाज़ार 2 में एक्स वस्तुएँ 6,000 बेची जाती हैं, वाई वस्तुएं 20,000 और जेड वस्तुएं 8,000 बेची जाती हैं। और इनका विक्रय मूल्य क्या है, एक वस्तु को जब हम बेचेंगे, एक एक्स वस्तु जब बिकेगा तो उसका मूल्य मिलेगा 2.5 रुपये। अगर एक वाई वस्तु को बेचता है तो उसका मूल्य मिलता है 1.5 रुपये, और एक जेड वस्तु को बेचता है तो उसका मूल्य मिलता है 1 रुपये। ठीक है दोस्तों, यही क्वेश्चन में बताया गया है। तो इसको आव्यूह बीजगणित के द्वारा हमें लगाना है। तो हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ लिख करके लिख लेते हैं, माना उत्पादन को आव्यूह ए से, या इसको बिक्री भी लिख सकते हैं, माना बिक्री को, ठीक है, माना बिक्री को आव्यूह ए से तथा प्रति इकाई मूल्य को बी से प्रदर्शित करने पर, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो ए है इसको सॉल्व कर रहे हैं। हमें क्या निकालना है, कितना वह प्रत्येक बाजार में कुल आय आव्यूह बीजगणित की सहायता से हमें कुल आय ज्ञात करना है कि वो बेचता है तो कुल उसे कितना मिलता है ना। तो यहाँ हो जाएगा कुल आय ए बी, कुल आय क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, क्योंकि बिक्री को हमने वाई से ए से दर्शाया है और इसके मूल्य को बी से। अगर बताओ मैं 5 वस्तुओं को सेल करता हूँ, कितनी मेरी बिक्री होती है, 5 वस्तुओं की बिक्री होती है, और एक वस्तु का मूल्य 2 रुपये है, तो हमारा आय कितना हो जाएगा, 10। यानी कि इनका गुणा करना पड़ेगा ना, तो ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है, अब देखो जो ए है
वो बाज़ार 1 और बाज़ार 2 के उत्पादन को दर्शा रहा है। बाज़ार 1 में क्या उत्पादन है? 10,000, ठीक। उसके बाद है 2,000 और उसके बाद है 18,000। ऐसे बाज़ार 2 का जो उत्पादन है वो 6,000 और आपका दिया है 20,000 और दिया है 8,000। ये तो बाज़ार 1 और 2 का बिक्री है। अब इनके जो मूल्य हैं वो यहाँ पर नोट किए जाएंगे। ये ए का मान है और बगल में जो नोट कर रहे हैं ये बी का मान है। तो एक वस्तु को 2.5 रुपये में बेचता है जो एक्स वस्तुएं हैं। जो वाई वस्तुएं हैं उसको 1.5 रुपये में बेचता है और जो जेड वस्तुएं हैं उनको 1 रुपये में बेचता है। तो हम इन्हीं का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मूल्यों को हम किस में लिखेंगे? स्तंभ में। और बिक्री को कहाँ लिखेंगे? पंक्ति में। तो हमारा कुल आय पता चलेगा। अब देखो यहाँ पर ये है आपका दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, आप इनको छोड़ सकते हैं। एक बार इसको और लिख लीजिए, या देखिए या ऐसे समझिए 2.5 है। इस 0 को आप भूल जाइए, 0 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस 0 का कोई मतलब नहीं है, आप इसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए। चलिए नेक्स्ट लाइन एक और लिख लीजिए। यहाँ 10,000 हो गया, यहाँ पे 2,000, यहाँ पे 18,000 है ना, यहाँ पे 6,000, यहाँ पे फिर 20,000 और यहाँ पे 8,000, ठीक है। और यहाँ पर हम 2.50 को, ये 2.5 रुपये है, इसको 5/2 लिख सकते हैं या केवल 2.5 भी लिख सकते हैं। 0 का कोई मतलब नहीं है, 1.5 हो जाएगा। और एक ये है दशमलव के पीछे 0 है तो उस 0 को हम छोड़ ही देंगे, 1 हो जाएगा। अब इनका आप गुणा करा लीजिए। इनका गुणा कराने से क्या होगा? देखिए, पहली संख्या का गुणा पहला में, दूसरी संख्या गुणा दूसरा में, तीसरी का गुणा तीसरा में, यानी कि इस स्तंभ का गुणा हमें पंक्ति में करना है। तो 2.5 का गुणा 1 में करिए, मतलब 25 का गुणा 1 में करिए, 25 होगा। और इस दशमलव के पीछे 1 अंक है तो यहाँ का 1 0 खत्म हो जाएगा इस दशमलव को ख़त्म करने में। तो जब 1 0 खत्म हो जाएगा तो क 0 बचेगा? 3 0, प्लस का चिन्ह लगा लो। ऐसे इस दशमलव के पीछे 1 अंक है, एक अंक है ना, तो यहाँ का 1 0 खत्म हो जाएगा ये दशमलव को हटाने के लिए। तो ये हो जाएगा 15। अब 15 का 2 में गुणा करें, 15 दूनी 30, 15 का 2 में गुणा किया 30 हो गया। यहाँ का 1 0 खत्म हो गया, केवल 2 0 बचा है, ठीक है। दशमलव हमारा हट जाएगा, जैसे यहाँ का 1 0 आप हटाएंगे तो दशमलव आपका हट जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह लगा लीजिए। 1 का गुणा 18,000 में करेंगे तो 18,000 ही आएगा। अब हम इस स्तंभ का गुणा दूसरा पंक्ति में करेंगे। 25 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। 25 6 के 150 होता है, 25 6 के कितना होता है? 150। और याद रखो कि दशमलव को हटाने में यहाँ का 1 0 खत्म हो गया है, तो कितना बचा यहाँ का 0? 2 0 बच गया। प्लस 15 दूनी कितना होता है? 30। और यहाँ का 1 0 खत्म हो गया, कितने 0 बच गए हैं? 3 0, ठीक है। प्लस 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 8,000 ही आएगा आपका। तो इस तरह से हम गुणा कर लेंगे। अब इनको हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद देखिए कितना आएगा। 25 3 28 और 28 में 18 को जोड़ेंगे 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 46,000, ठीक है। ये देखिए 15 और 3 18 और 18 में 8 को जोड़ेंगे 26,000 हो जाएगा। यानी जो वो बाज़ार 1 में वस्तुओं को बेच रहा था उससे उसको 46,000 रुपये मिला था। अब बाज़ार 2 में जो वस्तुओं को बेच रहा था उससे उसे 26,000 रुपये मिला था। यही हमारा क्या है? आंसर है, ऑप्शन ए का, ठीक है। 46,000 और 26,000। तो चलिए यहाँ पर हम इसको नोट कर लेते हैं। 46,000 और एक कितना है? 26,000, ठीक है। ये हमने इसको नोट कर लिया। अब इसके बी वाले पार्ट को करने जा रहे हैं, इसको हटा दीजिए।
चलिए इसको हटा देते हैं। अब इसके बी वाले पार्ट को हम करेंगे। बी वाला पार्ट इसका देखिए क्या देता है। बी वाला पार्ट में देता है, यदि उपर्युक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत क्रमशः 2 रुपया, 1 रुपये तथा 50 पैसे हों तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो हम लिख लेते हैं, माना लागत को सी से प्रदर्शित करने पर हम लागत को सी से प्रदर्शित करेंगे तो हमारा लाभ जो होगा, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कुल लाभ। क्या पूछा गया है, कुल लाभ। तो जो कुल लाभ होगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहली बात तो आपका कुल लाभ अभी ऐसे नहीं, तो आप क्या निकालेंगे, कुल लाभ कब निकल पाएगा, जब हम ये भी पता करें कि इसका कितना लागत लगाते हैं। यहाँ पर आप लगाइए कुल लागत, इसलिए कुल लागत निकालिए। तो कुल लागत बताओ क्या होगा, AC होगा, क्योंकि A मेरा क्या है, वस्तुओं के उत्पादन को दर्शा रहा है, और C किसको दर्शा रहा है, A हमारा किसको दर्शा रहा है, वस्तुओं के उत्पादन को, और C हमारा वस्तुओं के लागत को दर्शा रहा। तो जब दोनों का गुणा करेंगे तो AC हो जाएगा। अब हम यहाँ पर फिर से वही चीज़ को नोट करेंगे जो हमारे वस्तु बाजार 1 और 2 में बेचे गए थे, 10,000। ठीक है, उसके बाद आपका कितना है, 2,000, उसके बाद 18,000, है ना। उसके नीचे आप आएंगे तो 6,000 मिल जाएगा, फिर आपका 20,000 मिल जाएगा, और फिर आपका 8,000 मिल जाएगा। ये तो इसका उत्पादन है, और यहाँ पर इसकी लागत है। प्रत्येक इकाई की लागत कितनी बताई गई है, 2 रुपया, 2.00, है ना। फिर आपका क्या बताया गया है, 1.00, और 50 पैसे को हम 0.50 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम इनका गुणा कराएंगे, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा। जब गुणा इनका कराएंगे तो ये 2 के पीछे सब 0 है ना, तो इसे भूल जाओ, केवल ये 2 लिखा है। 2 का गुणा हम 10,000 में करेंगे तो ये 20,000 बन जाएगा, प्लस वैसे ये 1 के पीछे जो 0 दिया है, ये दशमलव के पीछे, इस 0 का कोई मतलब नहीं है, 1 है। 1 का गुणा 2,000 में करेंगे तो ये 2,000 आएगा, प्लस यहाँ पे दशमलव के पीछे कितने अंक दिखाई दे रहा है, इस 0 को आप भूल ही जाओ। दशमलव के पीछे 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो ये 0 को भूल जाओ। दशमलव के पीछे केवल 5 है, यानी 1 अंक दिखाई दे रहा। तो यहाँ का 1 0 भूल जाना, कितना 0 बचा हुआ है, 2 0। अब 5 का टेबल 18 12, 18 पचे कितना होता है, 90। अब कौ 0 यहाँ का बचा है, 2 0। ठीक है, तीसरा 0 हम क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि दशमलव ख़त्म करने में वो गायब हो गया। ठीक है, फिर हम इसका 2 का गुणा 6,000 में करेंगे तो 12,000 आ जाएगा, प्लस 1 का गुणा 20,000 में करेंगे तो 20,000 आ जाएगा, प्लस ये 5 का यहाँ का एक 0 हटाओगे ना तो हमारा दशमलव क्या होगा, ख़त्म, यानी 5 आ जाएगा। तो 5 का गुणा 800 में करेंगे, 5 8 40। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब इनको हम जोड़ लेंगे, इनको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो ये है हमारा 20,000, ये है 2,000, और ये है 9,000। 20 2 22, अब 22 9 कितना होता है, 31,000। 12 और 20 32, 32 4 कितना होता है, 36। ये हो गया आपका 36,000। अब देखो ये जो है ना, कुल हमारी क्या है, लागत को बता रही है, और वो हमारी कुल आय को बता रही है कि उसको बेचते हैं तो कुल कितना हमको पैसा मिलता है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, कुल लाभ। क्या बताना है, कुल लाभ। तो हम लिखेंगे कुल लाभ बराबर बाजार 1 में वस्तुएं कितना के बिकी थी, 46,000 के बिकी थी, जिसमें से लागत मेरा कितना लगा था, 31,000। ये बाजार 1 की लागत है और ये बाजार 1 का इनकम है। टोटल कितना मतलब कमाई हुआ था, तो 31,000 मेरा लागत लगा है। तो 31,000 यहाँ से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इस प्रकार से बताइए क्या आएगा। 3 0 में से 3 0 को निकालेंगे तो 3 0 ही बचेगा, और 6 में से 1 निकालेंगे 5 बचेगा, 4 में से 3 निकालेंगे 1। 15,000 रुपये की लाभ हुआ है बाजार 1 में वस्तुओं को बेचने से।
बाजार 2 में वस्तुएं जो बेची गई हैं, ठीक है, पुनः बाजार 2 में लाभ, बाजार 2 में लाभ निकालना है। तो बाजार 2 में वस्तुएं हमारा 26,000 रुपये में बिका है टोटल, और लागत हमारा 36,000 आया है। देखिए तो कहीं हम लोग लग रहा है गड़बड़ सरबड़ कर दिए क्या। यहाँ पर 36, 20, 4, 24, 25, 26, 10, 36,000 और वहाँ पर 26,000 आया है। पर चेक कर ले रहे हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, ये जो हमारा 26,000 लिखा हुआ है, ये गलती से जोड़ने में 26,000 आया है, ये 53,000 हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 15,000 एक संख्या है, एक संख्या 30,000 है और एक संख्या आपका 8,000 है, ठीक है। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो 30 और 15 45, अब 45 में 8 को जोड़ेंगे 53,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर 53,000 आया है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 53,000 बेचने पे टोटल मिला है। और यहाँ पर हमारा देखिए लागत कितना लगा है, 36,000 का। कितने का, 36,000 का। तो हम घटाना करेंगे 3 जीरो में से 3 जीरो घटेगा, 3 जीरो ही बचेगा। 13 में से 7 6 जाएगा, 7 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 1, यानी कि 17,000 रुपये मिलेगा दूसरे वाले वस्तु पर, ठीक है। तो पहले वस्तु को बेचने पर 15,000 का लाभ होता है और दूसरे वस्तु को बेचने पर 17,000 का लाभ होता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा कौन सा था, 10 नंबर। तो देखिए यहाँ पर 46,000 53,000 परफेक्ट आया है और पहली बाजार में पहली वस्तु पर 15,000 का लाभ हुआ है, दूसरी वस्तु पर 17,000 का परफेक्ट आंसर आया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए, जोड़ने में थोड़ा सा अंकों को गलती हो गया था, 30,000 को मैंने 3,000 जोड़ लिया था, यही गलती हो गया था। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 में देता है आव्यूह x ज्ञात कीजिए। हमें एक आव्यूह x ज्ञात करना है। कौन सा आव्यूह ज्ञात करना है, x। यहाँ पर x दे दिया है और ऐसे देखिए आव्यूह दे रहा है 1 4 2 5 3 6, ठीक, बराबर में देता है -7 2 -8 4 और -9 और क्या है 6, ठीक है। तो हमें आव्यूह x ज्ञात करना है। ये आव्यूह ऑलरेडी x है, इसी को ज्ञात करना है कि आव्यूह x की वैल्यू क्या होगी। एक बात बताइए, हम स्तंभ की गुणा हमेशा किस में करते हैं, पंक्ति में करते हैं। तो हमारे स्तंभ जो दिख रहा है इसमें कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं, यानी पंक्ति में कितना अवयव होना चाहिए, 2 अवयव होना चाहिए। तो हम यहाँ मानेंगे, माना आव्यूह x के अवयव, माना आव्यूह x के अवयव जो हैं a b c d हैं, ठीक है। हमने मान लिया आव्यूह x के जो अवयव हैं या आव्यूह x जो है ना वो क्या है, a b c d है। ऐसे भी लिख सकते हैं, माना आव्यूह x बराबर a b c d है, ठीक है। अब आ जाएंगे अपने प्रश्न में, प्रश्नानुसार। तो x के जगह हम क्या नोट करेंगे, x के जगह हम a b c d को नोट करेंगे, है ना। बताइए, इसको नोट करेंगे। फिर दूसरे ब्रैकेट में हम किसको नोट करेंगे, जो संख्या दिया है 1 4 2 5 3 6 और बराबर में जो दिया है वो भी नोट कर लेंगे। क्या है, -7 2 -8 4 -9 6, ठीक है। हमें एक आव्यूह x ज्ञात करना है, जिस आव्यूह x को मैंने a b c d माना, 2 गुणे 2 कोटि का माना, क्योंकि ये जो दिया है ये 2 गुणे 3 कोटि का है, ये भी 2 गुणे 3 कोटि का है। तो जो उनकी पंक्तियां हैं ना वो 2 ही हैं और कॉलम कितने हैं, 3 हैं।
तो हमें पंक्तियों के बेस पर ही यहाँ 2 × 2 कोड का भी मानना पड़ेगा। अब इनका गुणा करा दीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर गुणा कैसे होगा। स्तंभ का गुणा पंक्ति में, 1 का ए में करेंगे ए प्लस 4 का बी में करेंगे 4b, ठीक है। 1 का सी में करेंगे सी प्लस 4 का डी में करेंगे 4d। अब 2 का ए में करिए 2a और 5 का बी में करिए तो 5b। फिर 1 का सी में करेंगे सी और सॉरी 1 नहीं 2 का करेंगे ना, 2 का सी में करेंगे तो 2c होगा। अब 5 का डी में करेंगे तो 5d होगा। चलिए 3 का ए में करिए तो 3a प्लस 6 का बी में करेंगे तो 6b आएगा। और 3 का सी में करेंगे तो 3c और 6 का डी में करेंगे तो 6d हो जाएगा। बराबर में आपके जो भी दिया है इसको नोट कर लेंगे। -7 -8 -9 2 4 6, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसमें कितने अवयव हैं तो आपको 2 2 4 2 6, इसमें भी 2 2 4 2 6 अवयव दिख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। समान अवयव है ना, तो यहाँ लिखेंगे समान अवयवों के संगत पदों की तुलना करने पर, तो जब हम इनकी तुलना करेंगे तो देखो a + 4b बराबर हमें क्या मिलेगा, -7। समीकरण 1 बना देना। ऐसे 2a + 5b बराबर क्या मिलेगा, -8। 2a + 5b बराबर माइनस का क्या होगा, 8। समीकरण नंबर क्या बना देना, 2। 3a + 6b जो दिया है इसके बराबर मिलेगा -9। तो आप इसको भी नोट कर सकते हो, इच्छा है तो 3a + 6b सबको लिख सकते हो। 3a + 6b बराबर क्या है, -9। ये मेरा समीकरण 3 हो गया, ठीक है। आप चाहे तो सबको नोट कर सकते हैं, अन्यथा हमें ये a और b वाले जो टर्म है ना इसके 2 ही समीकरण की ज़रूरत है। c और d वाले जो टर्म दिए हैं इसके भी हमें 2 ही समीकरण की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, सबको नोट, अन्यथा किसी 2 समीकरण को जरूर नोट करिए, ठीक है। आगे चलिए c और d में आइए। c + 4d बराबर कितना दिया है, c + 4d का जो वैल्यू दिया है वो है 2। ये समीकरण 4 हो गया। 2c + 5d इसकी वैल्यू कितना दिया है आपका, 4। समीकरण 5 हो गया। 3c + 6d इसकी वैल्यू क्या दिया है, 6। ये समीकरण 6 हो गया। तो इस तरह से हमने तुलना करके 6 समीकरण को प्राप्त किया है। अब इन्हीं को सॉल्व करके हमें a b c d का मान निकालना होगा। तो इसको हटा करके आप लोग को यहाँ समझा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए जरा सा, समीकरण 3 से देखिए। समीकरण 3 से क्या दिया है, समीकरण 3 में 3a + 6b दिया है बराबर में -9। इसमें 3 से भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा a + 2b बराबर -3। 3 से भाग देने का मतलब ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से 2 बार में कटेगा, ये 3 से 3 बार में कटेगा, ठीक है। समीकरण 1 इसके नीचे लिख लीजिए, a + 4b बराबर -7। ये समीकरण 1 है। दोनों को हम घटा देंगे, समीकरण 7 में से समीकरण 1 को, माइनस होगा ये प्लस होगा, ये कट जाएगा। 2 में से 4 को निकालेंगे -2b बचेगा। 7 में से 3 को निकालेंगे तो 4। 2 से 4 मेरा 2 बार में कटेगा तो b का मान -2 आएगा। माइनस चिन्ह उधर चला जाता है। जब b का मान -2 आ गया तो b का मान हम समीकरण 1 2 3 कहीं रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में b बराबर -2 रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखना है तो a + 4 b की जगह -2 होगा बराबर -7। 4 दूनी के 8 बराबर में -7। a बराबर -7 + 8, a बराबर आपका 1 आ गया।
तो ए बी हमने निकाल दिया। अब देखिए सी डी को हम कैसे निकालेंगे। तो समीकरण 6 से, हाँ देखिए समीकरण 6 से क्या दिया है, 3c + 6d = 6, 3 से भाग कर दीजिए, c + 2d = 2, ये समीकरण 8 हो जाएगा। और इसके नीचे हम समीकरण 4 को नोट कर लें, c प्लस दे तानी अब समीकरण आप 4 को देखेंगे तो c + 4d बराबर क्या दिया है, 2, n दिया है। ये समीकरण हमारा 4 है। अब इनको हम घटाना कर देंगे, समीकरण 8 में से समीकरण 4 को, माइनस 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 c मेरा कैंसिल होगा, यहाँ माइनस के 2d आएगा और 2 में से 2 जाएगा तो 0, d की वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। जब d का वैल्यू 0 हो गया तो समीकरण 3 में, समीकरण 4 से देखिए, यहाँ पे देखिए समीकरण 4 में d = 0 रखने पर, ठीक है, हम समीकरण 4 में d = 0 रखेंगे तो हो जाएगा c + 4 × 0 = 2, यानी c + 0 = 2, c = 2 आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए ए बी सी डी के मान निकल गया। अतः आव्यूह x भी हमें पता चल गया। अतः आव्यूह x बराबर क्या था, ए बी सी डी था। तो a का मान पहले बताइए क्या है, 1 है। b का मान देखिए हम लोग क्या निकाले हैं, b का मान -2 है। c का मान मेरा 2 है और d का मान क्या है, 0 है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आव्यूह x को निकाल दिया। यही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसका भी आंसर आप लोग मिला लीजिए। 1 - 2 2 0 परफेक्ट आया है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसको हटा दे रहे हैं। चलिए इस तरह से आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, काफ़ी इजी है। विलोपन विधि से हमने सॉल्व कर लिया है समीकरण बना करके। आप तुलना में सभी समीकरण को बराबर कर लीजिए, या जितनी की ज़रूरत है उतना ही को लीजिए। 2 समीकरण ए बी और सी डी का ले लीजिए, उससे भी आपका हो जाएगा। चलिए 12 में देखिए, यदि a तथा b समान कोटि के वर्ग अवयव इस प्रकार हैं कि ab = ba है, तो गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध कीजिए ab पावर n बराबर b पावर n a होगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में चूँकि ab बराबर दिया है ba, इक्वेशन फर्स्ट ये दिया है। ठीक है, हमें जो सिद्ध करने के लिए बोल रहा है वो बोल रहा है ab पर n बराबर b पर n a, ये हमें सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। ये सिद्ध करना है, ठीक है, किस नियम से, गणितीय आगमन के सिद्धांत से। ठीक है, तो हम यहाँ मान लेंगे, माना Pn के संबंधित ये सवाल है, ab पर n बराबर b पर n a। बस वैसे इसको Pn संबंधित हम मान लेते हैं। n बराबर 1 रखने पर, इस क्वेश्चन में n बराबर 1 रख के चेक करेंगे तो ये हो जाएगा P1 संबंधित AB और इस पर 1 B पर 1 A, n के जगह हमें 1 रख देना है। तो इस तरह से AB और बराबर में क्या हो जाएगा, BA। आप AB बराबर BA पा रहे हैं, ऑलरेडी ये भी बोला AB और BA बराबर है, जो कि सत्य है, जो कि क्या है, सत्य है। AB और BA मेरे बराबर है, ये है, ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है और वही चीज़ आ गया, AB बराबर BA। तो यदि n बराबर 1 के लिए सत्य हो रहा है तो n बराबर k के लिए भी क्या होगा, सत्य होगा। AB बराबर BA जो कि सत्य है, यहाँ लिख लीजिए। इसलिए n बराबर k पर दिया हुआ कथन सत्य होगा। ठीक है, जब 1 पर ये सत्य हो गया तो k पर भी सत्य हो जाएगा। तो p के संबंधित जितना n है वहाँ k हो जाएगा। ab पर k बराबर k b पर k और क्या हो जाएगा, a। ये समीकरण मेरा 2 हो गया। अब हम सिद्ध करेंगे, क्या सिद्ध करेंगे बताइए। n बराबर k + 1 के लिए कथन को क्या कहा जा रहा है, Pn, क्योंकि इस कथन को Pn मान लिए। n बराबर k + 1 के लिए
Pn सत्य है। अब हम यही सिद्ध करेंगे n बराबर k+1 के लिए Pn क्या है, सत्य है। तो बताओ क्या बन जाएगा, p k+1 रेशियो ab के पावर k+1 और यहाँ पर हो जाएगा b के पावर k+1 और a हो जाएगा। तो ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब इसके LHS वाले साइड को ले लीजिए और RHS को प्राप्त करिए। तो LHS वाला साइड है ए बी के पावर k+1, ए बी के पावर k+1। इसको हम लिख सकते हैं ए बी के पावर k इंटू बी के पावर 1। आधार समान होने पर घातों को जोड़ते हैं तो यहाँ जोड़ा गया है, अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं। ए बी के जो पावर k है, ए बी के पावर जो k है उसके जगह हम b के पावर k a लिख सकते हैं, b के पावर k a लिख सकते हैं। इनटू में मेरे पास b है, ये हमने समीकरण 2 से लिखा है, समीकरण 2 से लिख लिया है, ठीक है। अब देखो ये जो ए बी है इसको मैं बी ए भी लिख सकता हूँ, b के पावर k और ये हो जाएगा बी ए, ठीक है। गुणा का क्रम विनिमय नियम है, इसे हम बोलेंगे गुणा का क्रम विनिमय नियम से गुणा के क्रम विनिमय नियम जो होता है ना, ए बी बराबर क्या होता है, बी ए होता है। तो जो ए बी दिख रहा है इसको हम बी ए लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखो b के पावर यहाँ k है और इस b के पावर यहाँ 1 है, दोनों b है। तो हम क्या करेंगे, इसके पावर को जोड़ लेंगे। जब दोनों b है नीचे का तो एक b लिखाएगा और पावर जुड़ जाएगा, k प्लस क्या हो जाएगा 1 और साइड में a, यही हमारा RHS हो जाएगा। यही तो RHS में लाना था ना, b के पावर k+1 इंटू a, b के पावर k+1 इंटू a, आपका RHS आ गया, ठीक है। आगे देखिए इस क्वेश्चन में और क्या कहा है। इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि समस्त n बिलोंग n के लिए ए बी पावर n बराबर a पावर n b पावर n होगा। इसके अतिरिक्त आपको और भी सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसको हटा करके फिर आगे वाले पार्ट को सिद्ध कर लीजिए। इसको हटा देते हैं, देखिए आगे आपको क्या सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। देखिए पुनः सिद्ध करना है, पुनः सिद्ध करना है समस्त n बिलोंग n के लिए, पुनः सिद्ध करना है समस्त n बिलोंग n के लिए ए बी पर पावर n बराबर a के पावर n b के पावर n, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसको भी हम मान लेते हैं, माना ये Pn से संबंधित है, Pn संबंधित इस कथन को मान लिए हैं। तो ये हो जाएगा ए बी पर n बराबर a पावर n b पावर n। जैसे हम इसको Pn क्यों मान रहे हैं, क्योंकि अगर जो हम अगर इसको Pn मान लेंगे ना तो इस कथन को हम ऑलरेडी Pn के नाम से पुकारेंगे। अगर Pn नहीं मानेंगे ना तो इस कथन को हमें बार बार कथन लिखना पड़ेगा, इसीलिए हम Pn मान लिए। n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखेंगे तो ये P1 हो जाएगा। संबंध ए बी पर क्या हो जाएगा, 1 बराबर a पर 1 b पर 1, एक घात छिप जाता है, ए बी बराबर ए बी हो जाएगा। दोनों साइड का एक एक घात छिप जाएगा, एक घात लिखा नहीं जाता है, जो कि सत्य है। ये ऑलरेडी आपका दिया हुआ है ना, ए बी बराबर बी ए, हाँ ए बी बराबर ए बी ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं, यही ना दिया है ए बी, हाँ ठीक है। ए बी बराबर ए बी आप लिख ही सकते हैं, जो कि सत्य है, जो कि क्या है, सत्य है। अब देखो n बराबर k के लिए Pn सत्य है, n बराबर k के लिए Pn क्या है, सत्य। जब n बराबर 1 के लिए सत्य मिल गया ना तो n बराबर k के लिए हमारा सत्य हो जाएगा। तो हो जाएगा p के संबंधित, इसी में n की जगह मुझे k रख देना है, ए बी के पावर k बराबर a के पावर k b के पावर k। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 3, क्योंकि हमने 1 और 2 पहले बना रखा था। अब हम सिद्ध करेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे कि क्या सिद्ध करेंगे,
n बराबर k+1 के लिए, n बराबर k+1 के लिए Pn सत्य है। Pn क्या है? सत्य होगा। ये हम सिद्ध करेंगे। तो चलो n की जगह पर k+1 इस सवाल में रखो तो क्या हो जाएगा? Pk+1 हो जाएगा। रेशियो AB के पावर, संबंध का चिन्ह है कि n की जगह हम क्या रख देंगे? k+1 बराबर a के पावर आपका हो जाएगा k+1 और b के पावर भी क्या हो जाएगा? k+1। तो ये हमको इतना के बराबर इतना लाना है। अब इसके LHS वाले पद को ले लिया जाए। LHS में है AB और उसके पावर है k+1। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं AB के पावर k प्लस की जगह इंटू का चिन्ह लगाकर AB के पावर 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर होता है? अब देखो, AB के पावर k जो दिया है, अगर ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो ये क्या बनेगा? B के पावर k बनेगा, A के पावर k बनेगा। ये उल्टा हो जाएगा और दोनों पे पावर हो जाएगा। इनटू में हमारे पास क्या है? AB है, इसके पावर 1 को हम छिपा देंगे। अब देखो भाई, B को B के पास, A को A के पास हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा B के पावर k इंटू B। ठीक है, और A के पावर आपको k दिख रहा है इंटू में A, ऐसे आप लिख सकते हैं। B को B के पास, A को A के पास। तो ये B के पावर k+1 हो जाएगा क्योंकि इसके पावर 1 है, और A के पावर भी क्या हो जाएगा? k+1। ठीक है, अब इसको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी 1 ऑलरेडी छिपा है। इसको हम लिख सकते हैं A के पावर k+1 और B के पावर k+1। पूरा के क्रम विनिमय नियम से ऐसा लिखा जा सकता है RHS। ठीक है, A² B² यदि है तो उसे हम B² A² भी लिख सकते हैं, या ऐसा है तो ऐसा लिखा जा सकता है। RHS आपका आ गया, यही हमें सिद्ध करना था। तो क्वेश्चन नंबर 12 इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आइए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं क्या देता है। चलिए इसको हटा देते हैं और आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज हम लोग इसे ख़त्म ही कर देंगे, चाहे जो भी समय लग जाए इसको सॉल्व करने में। ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये चैप्टर चल रहा है। इसको ख़त्म करके अब हम लोग सारणिक को शुरू करेंगे। इसको शुरू करेंगे सारणिक को। ठीक है, देखिए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। देखिए हमको इसमें उत्तर चुनना है। तो 13वां वाला क्वेश्चन दिया है A बराबर क्या दिया है? अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा। ये A बराबर दे दिया है। इस प्रकार है कि A बराबर I। तो यहाँ A² A बराबर ये दिया है, A बराबर क्या किया? दिया है, और A² बराबर I ये भी मेरा दिया है। ठीक है, तो A² का तो आपको मान निकालना पड़ेगा ना। पहले A² का मान निकाल लो। चूँकि A² बराबर हम A इंटू A लिख सकते हैं, इसलिए A² बराबर A का मान हमारा नोट हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा। इस A का मान नोट किया, फिर इस A का मान यही नोट किया जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस का अल्फ़ा। इनका गुणा करा लो। अल्फ़ा का अल्फ़ा से होगा तो क्या आएगा? अल्फ़ा² प्लस गामा का बीटा से होगा तो बीटा गामा हो जाएगा। ठीक है, चलो अल्फ़ा का गामा में करो तो अल्फ़ा गामा या गामा अल्फ़ा कुछ भी लिख सकते हो, और गामा का अल्फ़ा में करोगे तो माइनस का ये भी गामा अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस दूसरे स्तंभ का गुणा इसमें करेंगे। बीटा का गुणा अल्फ़ा में करेंगे तो अल्फ़ा बीटा होगा, फिर अल्फ़ा का ये माइनस अल्फ़ा ना, इसका गुणा बीटा में करेंगे तो माइनस अल्फ़ा बीटा बन जाएगा। बीटा का गामा में करेंगे तो बीटा गामा बनेगा, और अल्फ़ा का अल्फ़ा में करेंगे तो प्लस का अल्फ़ा² आएगा। ठीक, आगे निकलते हैं। तो यहाँ पर देखो अल्फ़ा बीटा माइनस प्लस है, गामा अल्फ़ा माइनस प्लस है तो कट जाएगा। ये मेरे पास बच गया अल्फ़ा² प्लस बीटा गामा, और ये कट गया तो 0, नीचे भी मेरा 0। ये भी अल्फ़ा² है, प्लस का क्या है? बीटा गामा है। ठीक है, तो हमने A² बराबर इतना प्राप्त कर लिया है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि A² बराबर I दिया है। ठीक है, इसलिए A² का मान हमने क्या निकाला है? अल्फ़ा² प्लस बीटा गामा 0 0, फिर अल्फ़ा² प्लस बीटा गामा बराबर I का मान क्या होता है? 1 0 0 1। ठीक है, ये दोनों हमारे बराबर हैं तो तुलना कर लेंगे। यहाँ पर तुलना करने पर तो इसके बराबर 1 मिलेगा, अल्फ़ा² प्लस
बीटा गामा बराबर 1 मिलेगा, है ना। अब विकल्प में देखा जाए तो कहीं तो 1 दिया नहीं है, कहीं पर 1 आपको दिया नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों पदों को बराबर को उधर ले जाओ, 1 को यहीं रहने दो और इन दोनों को उधर ले जाओ, तो हो जाएगा 1, अल्फा उधर जाके माइनस अल्फा स्क्वायर, बीटा उधर जाके माइनस का बीटा गामा हो जाएगा। और जब ये दोनों उधर चले गए तो बराबर किधर क्या बचा, 0, यानी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। ऑप्शन नंबर सी आपका सत्य होगा। कौन सा सत्य होगा, ऑप्शन नंबर सी, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से 13 नंबर क्वेश्चन हमारे समाप्त हो जाते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में देता है यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही है तो ए एक विकर्ण आव्यूह है, ए एक शून्य आव्यूह है, ए एक वर्ग आव्यूह है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ आप लिख लो, माना या ऐसे बोलता है यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि आव्यूह ए सममित तथा विषम सममित दोनों है, या आव्यूह ए सममित तथा विषम सममित दोनों है, इसलिए जब सममित है तो ए डैश बराबर ए होगा और जब विषम सममित है तो ए डैश बराबर माइनस ए होगा। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ये सममित के लिए है, किसके लिए है, ये सममित के लिए है और ये विषम सममित के लिए है। ठीक है, विषम सममित के लिए है। ठीक, अब दोनों ए डैश हैं तो समीकरण 1 व 2 से बताओ क्या लिख सकते हो। समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसके LHS पद तो ए डैश दिया है तो RHS भी क्या होंगे बराबर, ये भी ए डैश ये भी ए डैश, दोनों ए डैश बराबर है ना, तो यदि ये बराबर है तो ये भी बराबर हो जाएगा, ए बराबर माइनस ए। या आप बोल सकते हो कि हमने क्या किया है, इस ए डैश के जगह पर समीकरण 1 से मान ला के रख दिया है, तो इस ए डैश के जगह पर समीकरण 1 में देखा हमने क्या दिया था, ए, तो वही हमने यहाँ पर ला के रख दिया है। अब माइनस ए इधर आ जाएगा तो हो जाएगा ए प्लस ए बराबर 0, 2a बराबर 0 या a बराबर 0/2 का मतलब 0, तो a बराबर क्या रहा 0। तो है जो आव्यूह a था वो क्या निकला 0, यानी कि शून्य आव्यूह है। कौन सा आव्यूह होगा, a एक शून्य आव्यूह, इसका विकल्प बी सत्य हो जाएगा। कौन सा सत्य हो जाएगा, विकल्प बी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसको मिटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। दिया है यदि a एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बराबर a, ये आपको ऑलरेडी समीकरण 1 बना दो और लिख दो, दिया है। ठीक है, ये दिया है, तथा i प्लस a का होल क्यूब माइनस 7a बराबर है, इसके बराबर आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा। तो चलो यहाँ पर देखो, i प्लस ए के होल क्यूब को a प्लस बी के होल क्यूब पे इसको तोड़ेंगे तो ये बनेगा i पे क्यूब प्लस a का क्यूब प्लस 3ia ब्रैकेट में i प्लस a। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी के होल क्यूब का सूत्र न होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में प्लस b, माइनस में क्या दिया है 7a। आगे बढ़ते चलो, i पे क्यूब बराबर i होता है, a पे क्यूब को मैं a स्क्वायर इंटू a लिख सकता हूँ प्लस 3, इसका इसमें गुणा कराओ तो ये होगा i स्क्वायर a, फिर इसका गुणा यहाँ पे होगा तो 3ia स्क्वायर बन जाएगा माइनस का 7a। आगे बढ़ जाए तो देखो i जो है ये हमारा तत्समक आव्यूह है, इसका मान हमेशा 1 होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1, आप लिख सकते हो, अन्यथा भी i ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस a स्क्वायर बराबर क्या दिया है, a दिया है तो इस a स्क्वायर की जगह मैं a लिख लूँगा, इंटू में भी a है, प्लस 3i स्क्वायर बराबर i होगा तो ये ai हो जाएगा। 3a को मैंने लिखा, i स्क्वायर का मान i हो गया, i पे स्क्वायर हो i पे क्यू हो कुछ भी हो उसका मान i ही आएगा। ये देखो 3
ए स्क्वायर बराबर क्या दिया है ए, तो इस ए स्क्वायर की जगह मैं ए लिख लूँगा और बगल में क्या आ जाएगा आई माइनस का 7a। क्लियर होता है ना। आगे बढ़ जाओ। अभी हमने आप लोग को क्या समझाया कि ये बताया, हाँ देखो आई ये है मेरा प्लस इसका गुणा करें तो ए स्क्वायर होगा प्लस आई मेरा तत्सम का भी होता है, इसका मान 1 होता है, तो यहाँ पर मेरे पास 3a हो जाएगा, यहाँ पर भी 3a हो जाएगा क्योंकि i का मान ऑलरेडी 1 है, 1 का 3a में गुणा करेंगे 3a आएगा माइनस का 7a। ठीक है, फिर देखो i प्लस, आप इस i का मान भी 1 लिख सकते हो या i ही रहने दे सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। ए स्क्वायर की जगह मैं a लिखूँगा, 3 3 कितना हो जाएगा 6a माइनस का 7a। आगे बढ़ेंगे तो i प्लस इनको जोड़ेंगे तो 7a होगा माइनस में 7a, ये दोनों कट जाएगा तो मेरे पास i बच जाएगा। तो आप इसका आंसर 1 भी लिख सकते हो, i भी लिख सकते हो। तो आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी i जैसे विकल्प जो दिया उसी के ऊपर हमें डिपेंड है ना, उसी के जैसे हमें कार्य करना था। विकल्प में 1 नहीं दिया है, i दिया है, तो हमारा कौन सा विकल्प इसमें सत्य होगा, सी सत्य होगा। सी में हमारा i दिया है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारा 10 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। अगर जो आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय से पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।